आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज हम शुरुआत करने वाले हैं जो गणित की पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1, उसको हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन आप ही के प्रश्नावली 1.1 की पहली सवाल है, उसी को मैं क्वेश्चंस को ऊपर लिखा हूं और ये क्वेश्चंस को मैं बुक से पढ़ूंगा और इसका सोल्यूशन यहीं पे दूंगा। जो मैं आपको सोल्यूशन करके दूंगा ना, ये सबसे सुंदर सोल्यूशन होगा। ये वैसा सोल्यूशन आपको दूंगा ना कि आप इसे यदि एग्जाम में इसी तरह सॉल्व करते हैं ना, तो जो नंबर होते हैं ना वो पूरे के पूरे आपको दिए जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। और मैं आपको सारी सवाल को बेसिक कंसेप्ट से लेके ट्रिक से लेके सभी चीजों को बताते हुए चलूंगा कि हो सकता है ये सवाल बहुविकल्पी में दे दे आपके एग्जाम में, तो आप इसे कैसे लगाओगे, तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। बस आपको पूरी क्लास ध्यान से देखनी है और ईमानदारी से देखनी है। ठीक है, क्लियर एकदम। देखिए, आपको वहां पे ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो पहला क्वेश्चन है। उस पहले क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऊपर वाली संख्या हमसे ये करिए कि सभी संख्याओं को गुणनखंड कीजिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। वो संख्याएं हमारे पास है 140, दूसरी 156, तीसरी 3825, चौथी है 5005 और पांचवी है 7429। तो मेरे साथ साथ पहली संख्या लिखिएगा 140। ठीक है, ध्यान से देखिए। जो पहली संख्या है वो है 100, पहला का पहला संख्या है 140। ठीक है, बेहतर होगा दोस्त मेरे आप इसका नोट्स खुद से बनाएं। अपने हाथ से किया गया सॉल्यूशन वो हमारे लिए हमेशा के लिए काम देता है। अब हमें गुणनखंड करना कैसे करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको बार बार बताऊंगा कैसे। ध्यान से सुनना। देखो 140 है, ऐसे हमें कर देनी है भैया। ये एक को छोड़ के एक के बाद कौन सी संख्या आती है? 2। तो क्या यह 2 से कटेगी? तो बोलोगे हाँ भैया 2 से कट जाएगी 70 बार में। क्या यह 2 से फिर से कटेगी? हाँ भैया 2 से कट जाएगी 35 बार में। क्या यह 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। मैं आपको बताता हूं कैसे पहचाना जाता है कि 2 से नहीं कट रही है, 3 से नहीं कट रही है, 4 से नहीं कट रही है, 5 से नहीं कट रही है। क्या यह संख्या 3 से कटेगी? 3 से भी नहीं कटेगी। क्या यह संख्या 4 से कटेगी? 4 से भी नहीं। ये 7 से कटेगी 7। ये 5 से कटेगी, 5 7 35 और 7 1 7। तो जो ये संख्या हमें प्राप्त हुई है ना, ये गुणनखंड है। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है ना, ये गुणनखंड है। किसकी गुणनखंड है? 140 की गुणनखंड है, यानी फैक्टर है। क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आप इसको गुणनखंड कहिए या इसको अपवर्त कहिए या इसको भाजक कहिए या इसको काटने वाली संख्या कहिए। ये सारी संख्या 140 को काट सकती हैं। 140 को 2 भी काट सकती है, 140 को 5 भी काट सकता है, 140 को 7 भी काट सकता है, 140 को 2 दूना के 4 भी काट सकती है। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये कहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, यानी प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए। तो हम इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, यानी इसके कहने का मतलब है कि इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। ठीक है, किस रूप में लिखेंगे भैया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। और एक चीज ध्यान से लिखना कि अभाज्य गुणनखंड को हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है कि जो संख्याएं ना उसे पावर के रूप में लिख देनी है। जब आप पावर के रूप में लिख देंगे ना, तो वो संख्याएं सभी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएंगी। ध्यान से, ये 2 कितनी बार है? तो 2 बार, इसलिए हम 2 के पावर 2 लिख देंगे। और हमारे पास क्या बच गया? 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1 लिख देंगे। 5 हमारे पास 1 बार है इसलिए 1 बार लिखेंगे, 7 हमारे पास 1 बार है इसलिए हम 1 बार लिखेंगे, 2 हमारे पास 2 बार है इसलिए हम यहाँ पे 2 बार लिखे हैं। एक चीज ध्यान से देखना, कौवा में कौवा का गुणा करेंगे तो कौवा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान से समझना। ठीक है, एक यहाँ पे ट्रिक लिख देना। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक लिख देना कि कैसे हम गुणनखंड में प्राप्त कर सकते हैं कि ये कौन सी संख्या किस संख्या से कट सकती है। ध्यान से सुनना। देखो, 2 किस किस संख्याओं को काट सकती है? तो 2 उन्हीं संख्याओं को काट सकती है जिन संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये संख्या 2 से कट जाती है। 3 उन संख्याओं को काट सकती है जिनके सभी संख्याओं का योग 3 से कट जाए। 4 उन संख्याओं को काट सकती है जिनके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाए। 5 वो संख्याओं को काट सकते हैं जिनके अंत में 0 और 5 हो। तो ये कुछ 2-4 ट्रिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये विभाजिता का नियम में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ध्यान से सुनना। फिर से आप देखिए कि कैसे इसे ज्ञात करेंगे ताकि हम सारे फैक्टर को, सारे गुणनखंड विधि को आराम से निकाल देंगे। देखो, 2 से कौन सी कटने वाली संख्या होती है? जिसके अंत में
ठीक है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये संख्या 2 से कट जाएंगी। जैसे 282 ये 2 से कट जाएगा, 3446 ये कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 और 6 है। आपको बातें मेरी समझ में आ रही है कि नहीं भैया? मेरा ध्यान से सुनिएगा। अभी तो मैं आपको पहली सवाल बता रहा हूं, लेकिन इस पहली सवाल में एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, एक विभाजिता का नियम मैं बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान से इसे नोट करना। अगला लिखना भैया 3 से कटने वाली संख्या। तो 3 से कटने वाली संख्या का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग, ठीक है, बटा के, सभी संख्या का योग बटा के 3, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। 1284 क्या ये 3 से कट जाएगा? तो इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब ये 3 सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो 8 4 12 13 14 1 15, टोटल कितने आ गया? 15। और 15 यदि 3 से कट गई तो मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ध्यान देना। अच्छा, 4 से कौन कौन संख्याएं कटती हैं? तो अंत की 2 संख्याएं कटनी चाहिए। अंत की 2 डिजिट, अंत के 2 डिजिट कट जाए, ऐसे लिख देना, अंत के 2 डिजिट कट जाए। अगर मेरे पास एक बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है, 2 9 6 8 4 3 2 5 8 8, क्या यह संख्या 4 से कट जाएगी? तो बोलो हाँ भैया, क्योंकि अंतिम का 2 डिजिट ये 4 से कट जाएगा, इसलिए ये संख्या 4 से कट जाएगी। अच्छा, 5 से कौन कौन संख्या कटने वाली होती है? 5 से वो संख्या कटती है जिनके अंत में 0 और 5 हो। तो बस आप इतना ध्यान से इसे नोट कर लेना, इसी से आपका जितना भी फैक्टर वाली चीजें वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? ध्यान देना। तो मैं ये पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका जस्ट बाद 140 के बाद आपको दिख रहा है 156, तो 156 आप इसे कर लेंगे। इसके बाद आपको एक संख्या दिख रही है, वो संख्या है 3825, तो मैं उससे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ध्यान से सुनना। पहले की तीसरी है, पहले की तीसरी नंबर के सवाल है 3825, ठीक है। क्या यही सवाल है? तो बोल देना हाँ भैया यही सवाल है। और इसका हम लोग क्या करने वाले हैं? हल करने वाले हैं। अब देखो ये कितना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये कितना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो हम लोग क्या होता है ना कि बस उसे लगाते हैं, लेकिन चीजों को समझते नहीं है। यदि आप इस चीजों को समझ के चलेंगे ना तो आप कहीं भी रहे इस सवालों को कभी भी छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखना। देखो क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी? 2 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 2 4 6 8 हो। क्या यह संख्या 3 से कट जाएगी? तो सभी संख्या को जोड़ देते हैं, 5 2 7 7 3 10 10 8 18, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। काट के देख लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15। कट गई कि नहीं कट गई? फिर हम इसे 3 से काटते हैं, क्या है? जोड़ने के बाद कट जाएगी 3 से। 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, तो ये 3 से कट जाएगी। 3 चौके 12, 3 2 6 और 3 5 15, ठीक है। ध्यान समझना। क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी? जोड़ के देख लेते हैं। 4 2 6, 6 5 11, तो ये 3 से संख्या नहीं कटेगी। तो इसे हम 5 से काटेंगे। अब 5 8 40, 50 25। क्या ये संख्या 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। फिर से 5 से कटेगी, तो 17 25 50 से होता है, सबको पता होता है। और 17 एकम कितना होता है भैया? 17 होता है। तो जो हमारे पास गुणनखंड निकल के आएगा, जो हमारे पास गुणनखंड निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 आएगा। इसका जो प्राइम फैक्टर होगा, अभाज्य गुणनखंड इसे कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 के पावर 2। 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 के पावर 2। 17 कितनी बार है? तो 1 बार है। ये हमारा हो गया 17। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? बोलो हाँ भैया। ये आप गुणा करोगे ना तो यही वैल्यू आएगी। आप ये मत समझना कि मैं एलसीएम कर रहा हूं, आप इसको गुणा करोगे तो ये यही वैल्यू आएगी, 3825 ही आएगी। वो तो वैल्यू अलग कब आती है? जब आप लसा लेते हैं, ठीक है। क्लियर एकदम? आपको यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो बोल देना हाँ भैया। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है 5005, ठीक है। इसके बाद एक है 5005, तो मैं 5005 को भी हल कर देता हूं, ध्यान से समझना, देखना। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि भैया ये 5 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो 10 3 से नहीं कटेगी संख्या, तो मैं इसको 5 से काटता हूं। इसको 5 से काट दूंगा तो 1000 एक बार में कट जाएगा भैया, ठीक है। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? अब इसको, ये तो 5 से अब नहीं कटेगा, अब इसको 6 से काटते हैं, 6 से भी नहीं कटेगा। इसको 7 से काट के देखते हैं, तो 7 एक कम 7, यहाँ पे 3 0 बटा 7 चौक 28, 2 बचा, 7 लेके 21, 7 से तो कट गया। अब ये 7 से कटेगा, 7 दूना के 14, फिर 3 बच जाएगा। इसको हम काटेंगे 11 से, तो 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 3 बचा, 11 तिया 33,
13 बचा। फिर इसको हम 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 बचा। तो हमारा इतने ही डिजिट में ये सवाल हल हो गई 5005 वाली। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो इसका गुणनखंड होगा, यहाँ पे गुणनखंड जो होगा वो होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है, इसका जो प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड होगा, वो भी होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। क्योंकि ये सारी किस रूप में है? अभाज्य के रूप में, इसलिए हम एक ही बार इसको लिख देते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। लास्ट सवाल है वो है 7429 है। ये 5वें नंबर के सवाल है। ठीक है, ये 5वें नंबर के सवाल है। एक चीज आप ध्यान से देखिएगा कि जब ऐसा कोई लसा या ऐसा कोई गुणनखंड हमारे सामने आता है जो न तो 7 से कटे, न तो 13 से कटे, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, न तो 11 से कटे, ऐसे कंडीशन में वो संख्या 17 और 23 से जरूर कटती है। ऐसे कंडीशन में वो संख्या 17 और 23 से जरूर कटती है। जो सब संख्या किसी से ना कटे, एक बार 17 और 23 से हमें जरूर चेक करनी होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, एक संख्या हमारे पास 7429 है, इसको हम काटते हैं 17 से। ठीक है, 17 चौके 68। किसको किसको पता है भैया? जब 68 74 में से 68 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, 74 में से 68 6 बटेगा तो 62 हो गया। 17 तियां 51, 17 तियां 51 और 51 हो गया। 62 में से 51 घटाएंगे तो 11 बचेगा। अब 11 के बाद यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो 17 7 119 होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? 19 से काटते हैं। ठीक है, 19 से कट जाएगी संख्या, तो 19 दुना के 38, 19 दुना के 38, 38 43 में से 38 घटाएंगे तो 5 बचेगा। 5 और 7 57, 19 तिया क्या होते हैं? 57 होते हैं। और अब ये संख्या 23 से कट जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, इसका जो गुणनखंड होगा ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड जो होगा, ठीक है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है, वो होगा हमारे पास 17 गुणे 19 गुणे 23। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो किस किस को पता चला भैया कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं और लसाअ क्या होते हैं? ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। देखो, गुणनखंड का मतलब है कि आप इसको कई बार रिपीट में लिख सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में ये सब अभाज्य के रूप में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर एकदम? और मेरे तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे यहाँ पे बगल में होली खेली जा रही है। थोड़ा सा आपको गाने की आवाज सुनाई दे रही होगी। भाई साहब, मैं किसी तरह बच के यहाँ पे आया हूँ, फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे रंग लग गई है। तो मैं जैसे ही क्लास खत्म होगा मैं तुरंत जाऊंगा। हो सकता है कोई इसे बाद में वीडियो देख रहा होगा, तो इसलिए आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके बाद हम बताएंगे आपको दूसरे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लसा होता है। ये मैं आपको सूत्र लिखवा चुका हूँ, डेरिवेशन भी करा चुका हूँ। ध्यान से सुनना। देखो, ये पहली संख्या दी गई है, पहली संख्या दी गई है। जो पहली संख्या है वो है 26 और 91। ठीक है, 26 और 91। तो अभी मैं आपको बताया हूं कि इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। हम इसके गुणनखंड को लिख लेते हैं। तो 26 का गुणन क्या होगा भैया? 13 दुना के 26, 13 दुना के 26। तो इसे हम 2 गुणे 13 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और 91 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 सते 91। हाँ भैया, क्या लिख सकते हैं? 13 सते 91 लिख सकते हैं। देखो, पावर के रूप में होगी तो इसे हम पावर के रूप में लिख देंगे। 2 एक बार, इसलिए हम 2 एक बार लिख देते हैं। 7 एक बार, इसे एक बार लिख देते हैं। 13 एक बार, इसे हम 13 एक बार में लिख देते हैं। तो हमें मौसा और लसा ज्ञात करना है। तो इसका जो मौसा होगा ना, इसका जो मौसा होगा ना, वो मिनिमम पावर होगा। दोनों में मिलता होगा और मिनिमम पावर होगा। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, और 13 का मिनिमम पावर यानी सबसे छोटी घात। तो यहां भी एक है, यहां भी एक है, इसीलिए इसका जो मौसा होगा वो 13 के पावर 1 होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लसा किसे कहते हैं? यहाँ पे ट्रिक में लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कि जो मौसा होता है ना, मौसा में मिनिमम पावर यूज करते हैं, मिनिमम पावर। ठीक है, इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा भैया, एग्जाम में आपको इस तरह नहीं करना है कि मेरे पास कितना दे दिया, 26 और 91 दे दिया, इसका हम ऐसे लसा ज्ञात कर दिए और इसका हम 26 भागे 91 दे दिए, ऐसे मौसा ज्ञात कर दिए। ऐसे तो भाई सब कोई कर लेगा, तो मुझे ऐसे करनी है। ठीक है, मुझे इस तरह से करनी है।
तो मौसम में मिनिमम पावर लेते हैं और लौसम में लिखना मैक्सिमम पावर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो लौसा होगा, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। 7 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। 13 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 ही है। ठीक है, इसका लौसा कितना होगा, 2 साते 14, या कह सकते हैं 13 सत्ते 91, और 91 दुना के 182 होता है। ठीक है, तो इसका लौसा ये होगा। अब क्वेश्चन वाला जानते हैं हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन वाला हमसे ये कहा है, ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि जांच कीजिए कि क्या 2 संख्याओं का गुणनफल लौसा गुणे मौसा होता है, ये भी हमें जांच करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को जांच करेंगे। क्या क्या लिखेंगे कि जांच करने पर हमको पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये सबको पता है भैया कि 2 संख्याओं का गुणनफल का जो फार्मूला होता है वह मौसा गुणे लौसा या लौसा गुणे मौसा होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, बात एक ही हुई। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, 26 है। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 91 है। इसका यदि गुणा कर देंगे तो एलसीएम कितना है, 182, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है भैया, एचसीएफ इसका है 13 है। गुणा करके हम देख ले, गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पे 26 में 91 का गुणा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 26 होगा। 9 6 54 5, 9 दूना 18, 18 5 23। ठीक है, तो क्या हमारे पास 6 6 2366 हमारे पास से आ गया कि नहीं भैया इधर का। तो क्या हमारे पास इधर भी आ सकता है, 13 दूना के 26, हाथ में आया 2, 13 वठे 104, 104 105 106, हाथ में आया 10, 13 कम 13, 13 10 कितना हो गया, 23। तो क्या 2366 दोनों तरफ आ गया। तो जब संख्या हमारे पास दोनों तरफ बराबर आ जाएंगे ना, तो वो चीज प्रूफ कहलाती है, वो हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे इसे यहाँ पे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। क्लियर, आपको सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं भैया, इसको नोट कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मिटा दो मैं यहाँ पे इसको। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे एक तीसरी संख्या दिख रही होगी। दूसरा वाला आपको होमवर्क में दे रहा हूं, दूसरा वाला जो बीच में आपको दिख रहा है ना, वो मैं होमवर्क में दे रहा हूं। इसके बाद आपको तीसरी संख्या दिख रही होगी, दूसरे का तीसरा, दूसरे का आपको तीसरा दिख रहा होगा। उस दूसरे के तीसरे में दिया है, ध्यान से देखना, इस दूसरे के तीसरे में दिया है 336 और 54। क्या दिया है, 336 और 54। ठीक है, और भाई साहब यदि ना आ रहा है गुणनखंड करने तो हम अलग से कर लेंगे, उसमें क्या है भैया, हमको पता है 336 का गुणनखंड करना है, तो 336 का गुणनखंड हम अलग से कर लेंगे। 336 को काट देते हैं भैया, 2 से 16 दूना के 32, 16 दूना के 2 8 16, 168 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 84 बार में, 2 से काटेंगे तो 42 बार में, 2 से काटेंगे तो 21 बार में, 3 से काटेंगे तो 7 बार में, 7 से काटेंगे तो 1 बार में। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा ना, वो क्या होगा, 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 के पावर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अच्छा, 3 कितनी बार है, 3 1 बार है। 7 कितनी बार है, 7 1 बार है। एकदम आसान से, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है। 2 4 बार है इसलिए 2 4 बार लिखा हूं, 3 1 बार है इसलिए 3 1 बार लिखा हूं, 7 1 बार इसलिए 7 1 बार लिखा हूं। अच्छा, 54 का भी आप इसी लगे हाथ कर दो। 2 से काटोगे तो ये 27 दूना के 54, 3 से काटोगे तो 3 9 27, 3 तिली के 9, 3 1 कम 3। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 1 बार है, लेकिन 3 3 बार है, 3 3 3 बार है। अब इसका मौसा और लौसा कितना आसान हो गया, जो मैं आपको ट्रिक बताया हूं, मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर। तो ध्यान से देखना, जो इसका मौसा होगा, जो इसका मौसा होगा, मिनिमम पावर जो दोनों में मिल रहा हो और मिनिमम पावर हो, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन 2 का सबसे छोटा घात कौन सा है, 2 का सबसे छोटा घात 2 वाला है, तो हम 2 के पावर 2 लेंगे। 3 यहां भी दिख रहा है, 3 यहां भी दिख रहा है, तो सबसे छोटा वाला 3 लेंगे, ऊपर वाला 3 लेंगे, सबसे छोटी वाली घात लेंगे, मिनिमम पावर लेते हैं। 7 को नहीं लेंगे क्योंकि 7 ऊपर है, नीचे नहीं है। तो इसको जब हल करेंगे तो 2 दूना के 4 तिया 12, तो इसका मौसा हमारे पास कितना आएगा, 12 आएगा।
कितना आएगा 12 आएगा। 12 यहाँ पे एक बार है ना, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे ना जी, यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका जो मसा आएगा 2 तिया 6 आएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो 1 बार लिखा हूं, यहाँ पे मैं 2 लिख दिया हूं, इसलिए आंसर गलत आया था। तो 2 के पावर 1 होगा, तो 2 के पावर 1 होगा तो 2 तिया 6 इसका मसा आएगा। अच्छा इसका लसा कितना आएगा, लसा कितना आएगा, तो लसा में मैक्सिमम पावर लिखते हैं। तो 2 का मैक्सिमम घात कितना है, 2 के पावर 4 है। 3 में मैक्सिमम घात कितना है, 3 के पावर 3 है। और बच गया क्या हमारे पास, 7 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। तो 2 के पावर 4 को हम लोग 16 कहते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और 3 तिली के 9 तिली 27 इसको कहते हैं। और गुणे 7 एकम क्या हो गया, 7 हो गया। तो 16 7 कितना होता है, 16 7 होता है हमारा 112। 112 में हमें किसका गुणा करना है, 27 का। तो 112 में हम फटाक से 27 का गुणा कर देंगे कि नहीं, अरे बोलो यस या नो भैया। तो 7 दूना के 14, 7 एकम 7, 7 एक 8, 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 224। 4 2 7 2 9 1 10, हाथ में आया 1 और 2 1 3, 3024 क्या हमारा आंसर इसका आया है। तो बोल दोगे हाँ भैया। अगर आप लोग इसका जांच करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, ये तो हमारे पास लस और मस ज्ञात हो गया, ठीक है। आदि आप यहाँ पे जांच करेंगे कि लिखेंगे जांच करने पर, क्या कहेंगे भैया, जांच करने पर। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, क्या हो सकता है ऐसे, तो बोलो हाँ भैया। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 336, और दूसरी संख्या कितनी है, 54, और बराबर एलसीएम कितना हमारे पास आया है, 6 गुणे एलसीएम हमारे पास कितना आया है, 3024, गुणे एचसीएफ हमारे पास कितना आया है, 6। क्या हम ऐसे कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे, तो बोल देना हाँ भैया। इसको सॉल्व कर देना और आपका दोनों तरफ का मान बराबर आएगा। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। तो हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास बचे हैं 5 क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। उस 3 नंबर के क्वेश्चन में देखिए दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। भाई साहब सबसे आसान क्वेश्चन यदि है इस प्रश्नावली का तो वो ये क्वेश्चन है, लेकिन हमें इसको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। कैसे करना है, एकदम अच्छे तरीके से करना है। ध्यान देना, मैं आपको 2 क्वेश्चन इसमें बताऊंगा, पहला और दूसरा। तीसरा वाला आपको अपने से करना है, आप अपने से चेक कीजिएगा कि क्या मुझे अब एलसीएम एचसीएफ आ रहा है। तो मैं आपको पहली सवाल बता रहा हूं, देखिए 12 15 और 21 से पहली सवाल दिखा दे रहा है, तीसरा का वो है 12 15 21, इसका लसा और मसा करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे 12 लिख देना है, यहाँ पे 15 लिख देना है और यहाँ पे 21 लिख देना है। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि करना है, फैक्टर निकालना है और डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है। तो मुझे तो याद है, तो मैं तो डायरेक्ट यहीं से डायरेक्ट कर दूंगा। ये 4 तिया 12 होता है, तो 4 को हम 2 के घाते 2 गुणे 3 के पावर 1 लिख देंगे, तो 4 तिया 12 हो जाएगा कि नहीं। और सबको पता है 3 5 15 होता है, तो 3 गुणे 5 लिख देंगे, तो ये 3 के पावर ये 3 5 15 हो जाएगा। और ये भी सबको पता होता है कि 3 के साथ 21 होता है भैया, ये भी हमको भी पता है। तो इसका मसा क्या होगा भैया, इसका जो मसा होगा वो मिनिमम पावर होगा, जो सबसे छोटी घात होगी, सब में मिलती होगी। तो 3 एक ऐसी संख्या जो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 1 है। तो इसका मसा क्या होगा, 3 के पावर 1 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना इस बात का। इसका जो लसा होगा वो लसा क्या होगा, इसका जो लसा होगा वो लसा क्या होगा, ध्यान से देखना। इसका जो लसा होगा वो लसा होगा मैक्सिमम पावर। तो 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 के घात 2 है। 3 का अधिकतम घात कितना है, 3 वाला अधिकतम घात कहीं दिख रहा है, 3 के अधिकतम घात 1 ही दिख रहा है, इसलिए इसको 3 के पावर 1 लिख देंगे। 5 का अधिकतम घात 1 है, 7 का अधिकतम घात 1 है। इसे हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, क्लियर एकदम। तो जब ऐसे हमारे पास संख्या मिल जाए तो इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि 2 दूना के 4, 4 5 20, 20 तिया 60 और 6 7 42। इसका लौसा कितना होगा, 420 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो बोलोगे भैया ना हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तीसरे का दूसरी सवाल दिखाई दे रहा है, वो है 17 23 29। तो भैया एक हमारे पास 17 हो गई, एक हमारे पास 23 हो गई, एक हमारे पास 29 हो गई, हमारे पास 29 हो गई। एक चीज आप जानते हैं, जो अभाज्य संख्या होती है ना उनका मसा हमेशा 1 होता है। जो अभाज्य संख्या होती है ना उनका मसा हमेशा 1 होता है। ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है
और अभाज्य संख्याओं का जो लॉसा होता है ना, वो सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा। इसका जो गुणनखंड होगा वो स्वयं 17 होगा, इसका जो गुणनखंड होगा वो स्वयं 23 होगा, इसका जो गुणनखंड होगा वो स्वयं 29 होगा। तो इसका जो मौसा होगा वो मिनिमम पावर होगा, मिनिमम पावर जो सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अच्छा, इसमें लॉसा क्या होंगे, तो मैक्सिमम पावर होना चाहिए। तो 17 का अधिकतम घात 17 है, 23 का अधिकतम घात 23 है, 29 का अधिकतम घात 29 ही है खुद स्वयं। अब इसको हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद आएगा 13,339 आएगा। ठीक है, 11,339, 11,339। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए अगली सवाल में दिया है कि एक एचसीएफ है, ब्रैकेट में 306,657 का जो मौसा है ना वो 9 है, और इसका लॉसा 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा अजीब तरीके से पूछा है। क्वेश्चन इतना आसान है लेकिन पूछा अजीब तरीके से है। आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों? देखो क्वेश्चन चाहे तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इसका मौसा ये है, तो लॉसा ज्ञात कीजिए। आपको ब्रैकेट में दे दिया, बोल दिया इसका मौसा ये है, इसका लॉसा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का मतलब एक ही है। तो मेरे साथ आप लोग नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का जो हल होगा, चौथा का जो हल है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसा गुणे मौसा। बोलो हाँ भैया। अच्छा, वो दोनों संख्या आपको क्या दिख रही है? वो आपको जो दोनों संख्या दिख रही है ना, एक तो 306 दिख रही है, एक 657 दिख रही है। तो पहली संख्या गुणे नंबर ऑफ 1 इंटू नंबर ऑफ 2, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या सबको पता है ये भैया फॉर्मूला? तो जो पहली संख्या वो 306 है और जो दूसरी संख्या वो 657 है। लॉसा हमसे पूछ रहा है, मौसा का मान हमारे पास 9 दिया है। क्या ये 9 से संख्या कट जाएगी? 6×3=9, यानी ये संख्या 9 से कट जाएगी। काट के देखते हैं। 9×3 = 27, 9×4 = 36, 34 में 657 का गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास एलसीएम निकल जाएगा। 657 में हम 34 का गुणा कर देंगे। 4×7 = 28, 2 4 5 20, 2 22, हाथ में लगा 2, 4 6 24 25 26, 3 7 21, हाथ में लगा 2, 3 5 15 16 17, हाथ में है 3 6 18 1 19। ये हमारे पास 8 3 6 6 12 13 3, हाथ में लगा 9 2 11 9 2 11 1 12 और 1 1 2। ये हमारे पास 22,338 आएगा। क्या ये आंसर हमारे पास सही आया है? क्या ये आंसर हमारे पास सही आया है? ठीक है, क्लियर एकदम। देखो इस तरीके से सवाल लगाई जाती हैं। आपको क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछ सकता है, इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, इसका पूछेगा, कोई 3 मान दिया रहेगा, चौथे का मान पूछेगा। तो क्वेश्चन बदल भी जा सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमें उदाहरण को लगानी है। ठीक है, उदाहरण को लगानी है। मैं उदाहरण नहीं बताता हूं, उदाहरण आपको खुद लगानी होती है। मेरे सारे प्रश्नावली को पढ़िए, प्रश्नावली के पढ़ने के बाद उदाहरण आपसे स्वयं लग जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक पर 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, देखो ये संख्या ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। जितनी भी अभाज्य संख्या होती है ना, वो 6n+1 के रूप में होती है। एक चीज पॉइंट नोट कर, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या मतलब जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो जितनी भी अभाज्य संख्या होती है ना, ठीक है, सभी अभाज्य संख्या, ऐसे लिख देना पॉइंट बना के, एक अलग से नोट बना के लिख देना कि सभी अभाज्य संख्या 6n+-1 के रूप में होती है, के रूप में होती है। अच्छा, अभाज्य संख्या मैं आपको लिख के दिखाऊं तो 11 हमारे पास क्या है? अभाज्य संख्या। 13 हमारे पास क्या है? अभाज्य संख्या। 59 हमारे पास अभाज्य संख्या। 37 हमारे पास अभाज्य संख्या। 41 हमारे पास अभाज्य संख्या। आपको ये जितनी संख्या दिख रही है ना, ये सब इस रूप में है। आपको दिखाऊं, देखो 11 क्या है?
6 दूना के 12, 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 आएगा कि नहीं आएगा। 13 को क्या लिख सकते हैं, 6 दूना के 12, 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। 59 क्या होगा, 6 दहा में 60, 60 में से 1 घटा देंगे तो 59 होगा। 37 क्या होगा, 6 छहा के 36, 36 प्लस 1 37। 42 का होगा, 6 सत्ते 42, 42 में से 1 घटा देंगे तो 41 होगा। तो जितनी अभाज्य संख्या होती है ना वो 6n + 1 के रूप में होती है। लेकिन वो सब संख्याएं जिसके अंत में 0 होता है, एक और नोट बना के लिखना, 0 कब होता है, जब गुणनखंड में 2, 5 के रूप में होता है तब। 0 हमें तभी देखने को मिलती है जब गुणनखंड में 2, 5 के रूप में होती है तब। अब बोलोगे भैया ये कैसे है, हमको इसके बारे में भी तो बताइए। देखिए आप 2 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 10 आएगा। 0 हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 2 के घाते 2, 5 के घाते 2 कर दीजिए। 2 दूना के 4, 50, 25, 25 चौके कितना हो जाएगा 100। 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 कितना होगा 1000 होगा। तो 0 हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारे पास 2 और 5 होगा। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनना, आपको ये सब क्वेश्चन आसान समझ में आएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n पर अंक कर 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी 6 के घात पे, ये क्वेश्चन नंबर 5 का हल कर रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 6 के पावर कुछ भी रख दो, 6 के पावर 1 रख दूंगा तो क्या ये 0 कभी आएगा। 6 के पावर 2 रख दूंगा तो क्या कभी 0 आएगा, 36 आएगा। 6 के पावर 3 रखूंगा तो 6 के 36, 36 छक्का 216। तो क्या हमारे पास इसके पावर को बढ़ाते जाएंगे तो क्या यहाँ पे 0 आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। 0 तभी होगा जब 2 और 5 में मिले। तो इसलिए हम ध्यान से सुनो, पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया है कि 6n का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, 6n का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, 6n का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 3 6, 6 के पावर n होगा। जो 6n का अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 3 6 के पावर n होगा, 2 3 6 के पावर n होगा। 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 के गुणे 3 के पावर n होगा। जैसे देखो 6 के पावर यदि 2 है, मान लो यहाँ पे मैं 2 लिख देता, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होता वो 2 गुणे 3 के पावर 2 होता कि नहीं होता। अरे भैया वही तो मान आता, 6 6 के 36, 2 3 6 6 के 36 इस रूप में होता। तो कभी भी 36 में 0 आता अंत में, तो बोलोगे भैया नहीं कभी नहीं आता। तो इसलिए हम लिखेंगे कि 6 के पावर n के गुणनखंड पर 2 व 3 है, 2 व 3 है, जिसमें 0 हमें प्राप्त नहीं होगी, जिसमें 0 हमें प्राप्त नहीं होगी, या कभी भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, या 0 हमें प्राप्त नहीं होगी, या कभी भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर, एकदम आसान है। मैं आपको बोला हूं एकदम आसान है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हो सब 6n + 1 या 6n - 1 के रूप में होती है। 0 तभी होता है जब वो संख्या 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होते हैं। जितनी भी 0 है उसमें आपको 2 ही गुणनखंड मिलेंगे, एक 2 और एक 5। और 6 के पावर में कुछ भी है तो उसमें 2 और 5 मिल रहा है। 6 को तोड़ दो भैया, 6 को तोड़ दिया, अभाज्य गुणनखंड गए तो 2 3 6 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। अगर ये 2 और 5 होता तो इसके ये 0 पर समाप्त हो जाती है, लेकिन ये 2 और 3 इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये 5 नंबर तक हमने सवाल लगा ली है। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके पास तो मैं आपको प्रश्नावली 1.1 बता दिया, इसके बाद वाले में मैं प्रश्नावली 1.2 बता दूंगा। लेकिन प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 के अलावा भी कई सारी सवालें हैं जो उदाहरण में दी गई होती है। एग्जामिनर आपको ये सोच के नहीं थोड़ा नहीं देता है कि ये प्रश्नावली के सवाल है तो मैं आपको एग्जाम वाले पेपर में प्रश्नावली के सवाल दूं। उसके पास तो पूरा चांस होता है कि वो उदाहरण का भी सवाल दे दे, प्रश्नावली का भी दे दे। तो इसलिए आप सारी सवालों को लगाइएगा, ठीक है। आपकी जितने भी उदाहरण है वो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे मेरे सभी कंसेप्ट पर। ध्यान से सुनना। देखो अगली सवाल दी गई है कि व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसको हमें व्याख्या करनी है, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखिए जो भाज्य संख्या होती है ना,
जैसे मान लो एक 9 है, तो 9 को कौन कौन संख्या काट सकती है? 1 काट सकती है, 3 काट सकती है, 9 काट सकती है। और एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जैसे 11 हो गई, तो 11 को सिर्फ 1 और 11 काट सकती है। तो भाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है ना, वो होती है कि वे संख्याएं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, अन्य किसी संख्या से कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और अन्य किसी संख्या से कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन तो ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये 6 नंबर का हल कर रहा हूं। ठीक है, 6 नंबर का हल कर रहा हूं। इसमें दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। तो 6 नंबर का ये वाला क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूं। इसके बाद भी एक क्वेश्चन दिया गया है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो प्लस वाले से पहले एक वैल्यू, प्लस वाले के बाद एक वैल्यू, तो दोनों में हमें कॉमन 13 दिखाई दे रहा है, इसलिए 13 को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 7 गुणे 11 बचेगा, और यहाँ पे 13 को कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। तो 11 7 77, 77 एक कितना हो जाएगा? 78। तो 13 में 78 का गुणा करेंगे तो भैया ये जो 78 आपको दिख रहा है, ये 78 एक भाज्य संख्या है। 78 एक क्या है? भाज्य संख्या है। 78 एक क्या है? भाज्य संख्या है। जो हमारा 78 है ना, वो 1 से भी कट सकता है, 78 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। तो ये कई सारी संख्याओं से कट सकता है। तो जब 1 से ज्यादा संख्याओं से कटेगी तो ये संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। तो इसलिए हम लिखेंगे कि 78 के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है लिखिएगा, इसलिए इसे भाज्य संख्या कहेंगे, इसलिए इसे भाज्य संख्या कहेंगे। इसके बाद भी आपको एक और संख्या दिख रही होगी, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5, लास्ट में प्लस है। तो ध्यान से देखना, ये तो सबसे आसान सवाल है। जिस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया उसी तरीके से आप इसे सॉल्व करिए, आपको ये जरूर संख्या मिल जाएगी। मैं आपको खुद ही सॉल्व करके दे देता हूं। देखो, आप इन दोनों में से 5 को कॉमन ले लो, तो 7 42, 42 दुना के 42 दुना के कितना होता है? 84, और 4 तिया कितना हो गया? 12, प्लस में 1 जोड़ दो भैया, तो 12 चौक 48, हाथ में आया 4, 12 वाटे 96, 96 4 100, तो 1008 प्लस 1 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, गुणे में हमारे पास आ जाएगा 5। 1008 में 1 जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा, तो 5 में 1009 को जोड़ देंगे, तो जब इसका गुणा कर देंगे तो 5 9 45 और 5 1 कम 5, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्या 5045 एक भाज्य संख्या है? तो बोलोगे हाँ भैया भाज्य संख्या इसलिए क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, ये 5045 से भी कटेगा और ये 5 से भी कट जाएगा, इसलिए यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो सेम यही जो आपने नोट किया है वही सेम चीज आपको यहां पे लिखनी है। ठीक है, कि 5045 के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो मेरे साथ आप लिखिएगा यहाँ पे। देखो मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं बार बार, आप ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस होगा, लिखने की आदत होगी। एग्जाम वाला आपसे ये नहीं कहता है कि आप क्वेश्चन कितना शॉर्ट तरीके से लगाते हैं, एग्जाम वाला ये आपसे सोचता है कि आप क्वेश्चन को कितना सुंदर तरीके से लिखते हैं। तो मेरे साथ साथ आप लिखिएगा कि 5045 के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए 5045 एक भाज्य संख्या है, इसलिए 5045 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए 5045 एक भाज्य संख्या है। क्लियर एकदम? नोट करो इसे। देखिए अगली सवाल लिखा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो एक समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के पूछते हैं कभी कभी ना,
देखो क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के टाइप के आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कभी कभी ये पूछा जाता है कि कोई 3 घंटियां हैं, ये तीनों घंटियां 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 18 सेकेंड पे समय अंतराल पे बजती हैं, तो ये एक साथ कब बजेंगी। या कभी कभी पूछा जाता है कि वृत्ताकार पथ के मार्ग पे धावक दौड़ रहे हैं। या कभी कभी पूछा जाता है कि 3 रेलगाड़ियां एक समय एक ही साथ में चल रही हैं, तो वो किस समय एक ही साथ मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान देना। ये जो हमसे क्वेश्चन कर रहा है ना, ऐसे जब क्वेश्चंस दिया जाए ना, तो हमेशा लसा करनी है। एक ही बात ध्यान से रखना, जब भी ऐसी बात है, जब भी क्रम की बात है, वहां पे लसा ले लेनी है। 18 12 का लसा कितना होता है? 36। इसका आंसर आ गया। इसे हमें सोल्व करनी है। 36 तो मुझे पता है कि इसका आंसर दिख रहा है, एक जगह 18 दिख रहा है, एक जगह 12 दिख रहा है। 18 12 का लसा कितना होता है? 36। 36 हमारा आंसर है, लेकिन मुझे सोल्व करनी है। हमसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये बिंदु ए है, ए मान लेते हैं। क्या क्या नाम है इनका? इनका नाम है हमारे पास, एक का नाम है सोनिया और एक का नाम है रवि। तो ये जो हमारे पास है, एक सोनिया है और एक रवि है, ठीक है। ये एक ही जगह से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और ये एक चक्कर 18 मिनट में सोनिया और रवि एक चक्कर 12 मिनट में। तो ये कब रास्ते में दौड़ते 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 कभी तो कभी ना कभी मिलेंगे। तो ये कब मिलेंगे, उसी की बात की जा रही है, ये कब मिलेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां का हल है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे वृत्ताकार पथ पर सोनिया, ठीक है, 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। प्रश्न, एक साथ कब मिलेंगे? तो लसा लेने पर 18 और 12 का हम लसा लेंगे। अब भैया बोलोगे कि 18 12 का लसा तो आप ऐसे भी ले सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? भाई जब चैप्टर हमें कहा है कि पूरी तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाना है, तो हम अभाज्य गुणनखंड तरीके से लगाएंगे। तो 2 × 3 के घाते 2, ये 18 का होता है। 2 3 36 18 और 2 दूना के 4 3 12। तो इसका जो लसा होगा ना, वो मैक्सिमम पावर होगा। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना दिखाई दे रहा है? 2। 3 का मैक्सिमम पावर कहां दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। 2 दूना के 4, 3 3 के 9, 4 9 कितना होगा? 36। तो इसका आंसर होगा 36 मिनट। तो यहां पे हम लिखेंगे कि अतः सोनिया व रवि 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर एकदम। तो कैसी लगी ये क्लास मुझे एक बार जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरी तरीके से समझ में आई होगी। तो मैं आपको पहले बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट बताया हूं, नंबर सिस्टम बताया हूं, लसा मसा के ट्रिक्स बताया हूं। मैं बोला हूं आपसे कि ये जो 7 क्वेश्चन है मुझे 7 मिनट लगेंगे बताने के लिए, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ना, मुझे आपको उस तरीके से लिखवाना है, उस सुंदरता के साथ लिखवाना है जिस तरीके से आप इसे बोर्ड एग्जाम में लिख पाओ, जिस तरीके से आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए, उस तरीके से आपको लिखना है। सेम ऐसे ही करना है। छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर को ध्यान देना। ये ज्यादातर बहुविकल्पी प्रश्नों में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो पहला चैप्टर है। क्लियर एकदम। मिलूंगा प्रश्नावली 1.2 में, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3, करड़ी में 2, 5 + √7, ये सब अपरिमेय संख्या कैसे होती है, इसको हमें सिद्ध करना होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।